हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले एयरफोर्स ग्रुप वाई का रगा का जो मॉक टेस्ट नंबर है 6-5 तक हमने कर रखा है। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक नहीं देखा तो जाओ, सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप लोग देख लेना। और एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट बातें आज कहनी थी। पहली ये कि आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी टैब में भी, और एक पॉल क्रिएट करके दिया था टेलीग्राम चैनल पे भी कि मैं फेस कैम वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको वाइट बोर्ड और मार्कर पे मैं खुद अपनी फेस शो करके बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो आप लोगों ने बोला कि ठीक है बनाओ। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सपोर्ट मिला। ये चीज़ें मैं लगभग 7 से 8 महीने से सोच रहा था कि मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ, अपने आप को सामने लाऊं। बट मैं सोच रहा था मे भी आपको शक्ल पसंद आएगी कि नहीं, आप पढ़ना पसंद करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, बिकॉज हम तो यूथ है ना, और यूथ से सारे लोग लग के टीचर की तरह हम लगते नहीं है कि टीचर हैं हम। ठीक है, और ऑलरेडी मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है ना। तो मैं बोल रहा था कि मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं वाइट बोर्ड और मार्कर की हेल्प से पढ़ाऊँगा। और मैं बहुत दिन से हेजिटेट हो रहा था, बिकॉज समझ गए ना, मुझे हेजिटेशन इसलिए हो रही थी कि आप मेरी शक्ल को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। बट कोई नहीं, मेरे पास जो अक्ल है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसकी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है आपके सपोर्ट की वजह से। ठीक है। सो गाइज, अब एक दो दिन के अंदर जो है मेरा वाइट बोर्ड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कम्प्लीटली वाइट बोर्ड पे ही क्लासेस कराऊंगा। ठीक है, थियोरेटिकल क्लासेस जितनी भी होगी, बाकी प्रैक्टिस सेट जो भी होगी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, बिकॉज वाइट बोर्ड पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और सेकेंड बात ये थी कि चाइनीज़ ऐप को जितने भी आप लोग रखे हो अनइंस्टॉल कर दो। देखो, हमें पता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को, चाइनीज़ चीज़ों को नहीं रिमूव कर सकते हैं, जैसे हमारी मोबाइल फ़ोन हो गई उससे नहीं कर सकते। बट जितना कर सकते हैं वो तो करें ना कम से कम। आपने मान लो 12-13 हज़ार रुपये लगाया है, उससे ज़्यादा लगाया है मोबाइल फ़ोन में, तो वो भाई हमने खरीद लिया है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम समझ रहे हैं। बट जितनी भी एप्लीकेशन है, देखो ऑलरेडी मैं भी डियो रिकॉर्डर यूज़ करता था, वो सब मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन थी, मैं चाइनीज़ यूज़ करता था, मैंने हर चीज़ धीरे धीरे करके रिप्लेस करते गया। बट मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और भी घर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते। बट फर्दर टाइम जो है आप कोशिश करना कि मत लेना। ठीक है ना। चलो, बिकॉज मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स या फिर लोग बोलते हैं ना कि चाइनीज़ चीज़ को बायकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हम तो उसी पे डिपेंडेंट है। अरे डिपेंडेंट कुछ नहीं है, जितना हो सकता है उतना करो। ठीक है ना, एटलीस्ट उतना करो। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। आयातित मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट करना। इम्पोर्ट मतलब बाहर से कुछ खरीदना। वो सबसे ज़्यादा ना किस वस्तु पे अपना पैसा को इन्वेस्ट करते थे, मतलब पैसे खर्च करते थे। धातु और बहुमूल्य पत्थरों पे, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स पे। ठीक है, वो हो सकता है उनका शौक होगा जो भी होगा, इस पे ज़्यादा पैसे खर्च करते थे वो बाहर से खरीदने में। बेचते नहीं थे, वो खरीदते थे इस चीज़ों को। ठीक है, बिकॉज उनके पास में भी कम होगा या फिर जो भी हो सकता है रीज़न, बट वो ज़्यादा खरीदते थे। अब लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम जो है आयु एज क्या होता है। द मिनिमम एज लिमिट फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज वाट। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हो। तो ये आपको पता है 25 ईयर्स की जब तक आप नहीं हो जाते लोकसभा में, आपको मेंबरशिप नहीं मिलने वाली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जीके से हमने स्टार्ट किया, बाकी मैथ रीजनिंग सब पे जाएंगे। तो 1928 मतलब 1928 में जो गुजरात में भू राजस्व की, एक मिनट में फाइन लिया, जो बारदोली आंदोलन हुआ था ना, वो किसके नेतृत्व में हुआ था ये बताओ। बारदोली के किसानों का अपना अभियान जो है किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। बारदोली आंदोलन का नाम सुना होगा, जो कि 1928 में हुआ था। और इसका संबंध गुजरात से है, और किस चीज़ से, क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे। जिसको लीड किसने किया था भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो, कुछ लोग अब तो मैं लाइव आकर ही बताऊंगा कि भाई शक्ल पसंद आया तो बताना, मैं आगे क्लासेस कराऊँ वाइट बोर्ड पे ही आनी है। ठीक है ना, एक वीडियो क्लासेस से पहले मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देने वाला हूँ, या तो आज नहीं तो कल। ठीक है ना, जिस पे थोड़ी बहुत अपने बारे में आपको बताऊँगा। इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। एक मिनट हिंदी में पढ़ देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है संसार का कौन सा सबसे बड़ा देश है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देखो एरिया मतलब पॉपुलेशन में तो हम सेकंड नंबर पे हैं, फर्स्ट चाइना है। बट एरिया वाइज जो है ना हम 7th नंबर पे हैं। ठीक है ना, हम सबसे बड़े कंट्रीज नहीं है। ऐसा लगता होगा कि चाइना इतनी बड़ी मैप में, तो चाइना सबसे बड़ी नहीं है। चलो, तो सबसे बड़ी कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, 1 2 3 7 तीनों के कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। चलो, और आपको लगता है कि मैं बस पूछता हूँ, कमेंट पढ़ता नहीं, तो पढ़ता हूँ ना भाई, तभी तो आपको दिल का ये जो हार्ट का निशान है मैं आपको देता हूँ। ठीक है ना। अभी देखो, सेंट जॉर्ज किला कहाँ पे है। ठीक है ना, सेंट जॉर्ज किला इंडिया में ही है, वो कहाँ पे है, जाहिर सी बात है वो हम लोग ने तो बनाई नहीं होगी, वो अंग्रेज़ों के टाइम की है। तो ये आपका चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई कहाँ पे तो आपको पता ही होगा, तमिलनाडु में। जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है। जैसे हम अपनी संसद को संसद बोल लेते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोल लेते हैं, वैसे ही जापान में क्या बोलते हैं भाई, डाइट बोलते हैं। ठीक है, डाइट।
अभी देखो कुछ लोग सोच रहे हो ना टोक्यो हाउस नहीं है भाई, व्हाइट हाउस है जो कि अमेरिका में, वो संसद पार्लियामेंट नहीं है, उनको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जो व्हाइट हाउस है ना जो अमेरिका में, वो उनका ना पार्लियामेंट नहीं है, वो उसको कांग्रेस बोलते हैं वो लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे। विश्व मानवीय दिवस, ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर वर्ष मनाया जाता है कब, ठीक है, ये 19 अगस्त को मनाया जाता है, ऑन 19 अगस्त, ठीक है। चलो डे पूछ देते हैं। मतलब देखो मेरा मॉक टेस्ट में ये देने का मतलब क्या हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सेम टू सेम एग्ज़ाम में आ जाए। हो सकता है मैंने ये जब दिया तो इसका मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में डे दिवस के बारे में पूछा जाता है, तो ही मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे खुद से जो दिवस फेमस हैं वो सब, कौन से दिन में कौन सा दिवस है, फेमस चीज़ें जो हैं वो पढ़ना है खुद से भी थोड़ा ना। प्रैक्टिस सेट लगाने का ये होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है कि मैं पढ़ना क्या है। सो मैथ में हम लोग इंटर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है। रूट अंडर क्या है, 128 प्लस अंडर रूट 260 माइनस अंडर रूट 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कहाँ से भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक हम छोड़ो, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 को 4 का होता है ना, ये क्या हमारा 260, 260 माइनस 4, ठीक है। अब आपको ये वाला सॉल्व करना है, ओके। देन यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 128 प्लस में ये क्या होता है भाई, 260 माइनस क्या करोगे, 256, 256 का किसका स्क्वायर है वो बताओ कमेंट करके, 16 का है, ठीक है। तो 16 मिलेगा। आप 128 प्लस अंडर रूट 128 प्लस 16 को ऐड करो तो क्या आएगा भाई, 144 आएगा। तो इसको आप निकालोगे तो क्या आएगा, 12, ठीक है। सो इसका वैल्यू क्या आया हमारा 12, ऑप्शन नंबर सी में है आंसर इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। दिया है कि ए की आय का, एक मिनट आपको इंग्लिश भी पढ़ना है ना, इंग्लिश पढ़ लो। ए की आय का 10% जो है बी की आय का 15% के बराबर है, और सी की आय के 20% के बराबर है। मतलब ए का 10% बराबर है बी की 15% बराबर है सी की कितनी परसेंट, 20%। तो बताओ कि उनकी टोटल इनकम का जो जोड़ेंगे तो 7,800 रुपये, तो बी की इनकम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। यही सब क्वेश्चन ना बोर्ड पे सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, और चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे स्पेस ज़्यादा रहेगा ना। अभी देखो ए का 10% मतलब ए 10% का मतलब 10/100 इक्वल टू बी का 15% मतलब इतना, सी का 20% मतलब इतना। बात समझ में आया। अब इसको कटा देंगे अगर हम तो क्या बचेगा बताओ। तीनों में क्या है, 100 है, तो ये तीनों को हम इजीली कटा सकते हैं, पता है ना आपको। तो क्या बचेगा 10, तो इसको 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 छके 20। तो क्या बचा भाई A2A, ठीक है, ये क्या था 15 था ना, तो 3B इंटू 4C। तो अब इसको देखो रेशियो में अगर हमें चेंज करना तो क्या करते हैं, A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है ना। अब इसका रेशियो में चेंज करोगे तो क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे 2 3 4 का, 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है बताओ, मे बी 12 होता है, ठीक है ना, 12 ही होता है, मे बी नहीं कन्फर्म है, 12 ही होता है। तो अब हमने इसका एलसीएम तो ऑलरेडी निकाल लिया है, तो 12 को क्या करोगे, सबसे गुणा कर दोगे। जब सबसे गुणा करेंगे हम 12 को तो क्या आएगा भाई 12, तो 2 को यहाँ से 12 रखो तो कितने बार में, 6 बार में कटेगा, और यहाँ 12 रखो तो 3 4 बार में कटेगा, यहाँ रखो तो 3 बार में कटेगा। तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या आया 643। थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है ना, तो पीछे करके देखो 643। ए रेशियो बी रेशियो 3 का जो है इनकम का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है बी की इनकम कितनी है, तो बी की क्या है भाई 4, तो 4/13, 6 4 10 और 3 13 इंटू 7,800 रुपये। तो कटा दो इसको, कितने बार में कटेगा ये बताओ, 13 इंटू 6 इक्वल टू 78। तो 600 इंटू 4 इक्वल टू 2400, तो 2,400 हमारा बी का इनकम, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो गई है, फिर उसमें 20% की कमी हो गई है, ठीक है ना, पहले 20% वृद्धि हुई है फिर कमी हुई है, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या आएगा। तो मैंने फार्मूला बताया था R1, ठीक है ना, पहले वृद्धि हुई तो प्लस में रखो, ठीक है ना, अब दूसरी कमी हुई तो -20। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। 20 इंटू 20 बाई, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख दूँ ज़रा स्पेस इसको इधर बना के, 20 माइनस 20 इंटू 20/100। ये चीज़ तो मैंने बहुत बार बता रखा आपको। अब इसको सॉल्व कर दो, ये कटे क्या हो जाएगा 0, एक मिनट यहाँ पे ना मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन दो, तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस ये क्या हो गया, 0 0 कट गया तो 4, तो 0 - 4 इक्वल टू क्या हो गया -4, ठीक है। तो हमारा -4 मतलब 4% की कमी हुई है,
ठीक है ना, उसको लॉस हुआ है। तो ये फार्मूला क्या था, R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2/100। इस फॉर्मूले बना लो कि बिकॉज एक बार प्रॉफिट हुआ तो ये प्लस में है, एक बार लॉस हुआ तो माइनस में है, और प्लस माइनस यहाँ पे करेंगे तो माइनस ही होगा ना, फिर हमारा ये इंटू में करके वैल्यू निकाल देंगे। तो ये फार्मूला था। अब जब दोनों बार प्रॉफिट होगा तो दोनों बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस आएगा ही नहीं। अभी देखो बोल रहे हैं एक आयताकार छेद की परिमाप 160 मीटर है। परिमाप तो आपको पता है इंग्लिश में पेरीमीटर, ठीक है ना। और इसकी दो आसन भुजा का अंतर जो है 48 मीटर है। देखो आसन भुजा किसको कहते हैं, इसको ये और ये वाला आसन भुजा क्यों है भाई, इसके ऊपर ये वाला जो है डिपेंडेंट है, मतलब पड़ा हुआ है, इसको आसन भुजा कहते हैं। तो इसका और इसको जब माइनस करते हैं ना तो वैल्यू हमारा 48 मीटर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, लंबाई मान लो और ये चौड़ाई, तो लंबाई माइनस चौड़ाई का वैल्यू क्या है 48 मीटर है। और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू क्या है हमारा 160 मीटर है, ठीक है, ये पता चल गया। अब उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगी वो क्या होगी। अब बोल रहे हैं ना कि अभी इस जो आयत का जो एरिया है ना, इसका एरिया ये जो है वर्ग का एरिया का बराबर है, तो इससे बेहतर क्या है, तो अब इसका वर्ग का एरिया पूछ रहा है, स्क्वायर का एरिया बताओ। मतलब इस आयत का अगर एरिया आपने निकाल लिया तो इसका भी एरिया निकल गया, ठीक है। तो देखो इसमें जो जो वैल्यू दे रखे हैं हमने उससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या है 160, ये ऑलरेडी दे रखा है आपको, ठीक है। चलो अब इसमें क्या दे रखा है भाई, एक मिनट, अब दे रखा है एल माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है 48, एल माइनस बी इक्वल टू क्या दे रहा है 48, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये 2 से कटाओ तो कितना होगा 80 हो जाएगा ये। अब ये देखो जोड़ो इनको तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2L बचेगा 2L। अब इसको जोड़ो 80 प्लस में 48 कितना हो गया 128, ठीक है। तो 2L इक्वल टू क्या हो गया 128। इसको कटाओ 2 छक 12 2 छक 8, तो L का वैल्यू क्या आ गया 64, और L माइनस बी का वैल्यू क्या दे रखा है ऑलरेडी 48 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आप 64 को वैल्यू को रखो L माइनस बी में, 64 माइनस बी इक्वल टू क्या था 48 था। तो अब ये b इधर जाएगा तो प्लस आएगा और 48 इधर आएगा तो माइनस होगा, मतलब b इक्वल टू 64 माइनस 48। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो l का वैल्यू क्या आया था हमारा 64 आया था, b का वैल्यू क्या आ गया हमारा 16 आ गया, ठीक है। चलो कंफर्म हो ना, इसको घटा के देख लो, ऑलरेडी दे रखा है ना l माइनस बी इक्वल टू 48, इसको घटा के देख लो 48 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसका एरिया निकालना तो क्या करोगे, आयत का L इंटू बी होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 64 इंटू 16। अब यही जो वैल्यू होगा उस स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो मतलब इसको गुणा करने पे जो वैल्यू आएगा तो उसके वैल्यू के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन वो वैल्यू एरिया नहीं पूछ रहा है, सिर्फ हमने एक मिस्टेक यहाँ पे किया, हमको एरिया निकालना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है भाई उस वर्गाकार क्षेत्रफल की एक भुजा, ठीक है। मतलब इसका जो एक स्क्वायर है सिर्फ उसका एक साइड निकालना है, ठीक है ना। तो एक साइड का वैल्यू क्या होता है, देखो एरिया बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसका वर्ग का क्या हो जाएगा भाई, हमने ऑलरेडी निकाला, क्या निकाला था 64 इंटू 16, ठीक है, बिकॉज ये हमारा आयत का एरिया था ये वाला। तो यही एरिया वर्ग का भी होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो इसको इधर भेज देंगे तो हमारा क्या होगा स्क्वायर को, तो 16 इंटू 60, ठीक है ना। 64 को जब निकालोगे बाहर, 64 था ना, ये था हमारा 64 इंटू 16, तो 64 को रूट से बाहर निकालो तो 8 और ये 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 इक्वल टू 32। तो यही तो हो गया ना ए का वैल्यू 32। बात समझ में आया, क्यों हमें एक भुजा निकालना था ना, तो मतलब जो हमने हमने एक आयत का मतलब वैल्यू निकाला एल बी का, तो हमने इसका एरिया क्यों बराबर किया, बिकॉज ऑलरेडी दिया है उस वर्गाकार क्षेत्र का एक भुजा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। तो एल बी का वैल्यू निकल गया, मतलब इसका एरिया निकल। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 12 नंबर में, एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल की 7/11 चाल से जब चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, यदि रेलगाड़ी अपने असामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती। ये नहीं पूछ रहा है कि कितने समय में पहुंचती, बोल रहा है कितने समय की बचत होती, यहाँ पे समझ लो। तो देखो एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य स्पीड से, मतलब मान लो एस स्पीड से जाती है तो कितने घंटे में पहुंचती है नहीं पता, लेकिन इस एस की 7/11 स्पीड से जाती है तो ये 22 घंटे में पहुंचती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसका मतलब स्पीड बराबर क्या होता है d/t होता है ना, डिस्टेंस बटा में t। इस चीज़ को कन्फर्म हो आप लोग, बहुत खूब। तो एस का वैल्यू क्या हो गया d/t। अब मान लो इसी को हमें चेंज करना होगा टाइम को, तो क्या लिख सकते हैं t बराबर d/s, ठीक है।
बात वही है ना, एस अगर एस को यहाँ भेज दे, टी को यहाँ भेज दे, तो वही हो जाएगा एस बराबर डी बाई टी लिखो, या फिर टी बराबर डी बाई एस लिखो, इसी से कन्फर्म हो। तो इसको याद रखना, टी बराबर डी बाई एस हम लिख सकते हैं। बट स्पीड के 7/11 से अगर चलेंगे तो 22 घंटे लग रहा है ना, तो स्पीड के तो एस इंटू 7/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा में टाइम, मतलब टाइम हमारा 22 घंटा लग रहा है, 11 दूनी 22 कट गया। अब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी बाई 2 था तो ये क्या हो जाएगा 14 एस बराबर डी। ठीक है, अब इसी को लिखेंगे यहाँ पे 14 बराबर डी बाई एस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने लिखा था टी बराबर डी बाई एस, ऑलरेडी पहले हमने इक्वेशन बनाया था एक, तो ये टाइम का वैल्यू क्या गया 14। जब ये नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लेगा 14 घंटा। ठीक है, लेकिन जो 7/11 से जा रहा है अगर, तो उस स्पीड में लगा रहा है इसको 22 घंटा। ठीक है, तो कितने टाइम की बचत हो रही है, तो 22 माइनस 14 इक्वल टू क्या होता है 8। तो मतलब पहले हम जा रहे थे मतलब 7 नॉर्मल स्पीड के अगर 7/11 से मल्टीप्लाई करके उस स्पीड से जा रहे थे तो हम 22 घंटे ले रहे थे। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं तो हम 14 घंटे के अंदर पहुंच जा रहे हैं। ठीक है ना, ये तो अगर हम 7/11 से अगर इसको कम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्पीड को कम ही कर देगा ना। ठीक है, जैसे मान लो कि 4 घंटे से अगर हम जा रहे थे, मान लो कि हमारा स्पीड पहले था 4 घंटा पर मिनट। ठीक है, या फिर सॉरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसमें 7/11 से करेंगे तो ये पहले से कम ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो वही मतलब स्पीड को जब हम 7/11 से करेंगे नॉर्मल स्पीड को, तो ये कम आएगा ना हमारा टाइम, मतलब टाइम को बढ़ा देगा और स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, तो देखो 22 घंटे जा रहा था लेकिन नॉर्मल स्पीड से 14 घंटे जा रहा था। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। हमारा नॉर्मल माइनस करेंगे अभी वाले में से तो हमारा वैल्यू 8 आ रहा है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बशर्ते कि आपको समझने का फेर है। और मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखना भी छोड़ दिया था, भूल गया था। अब देखो, एक घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा। देखो समझ में आ रहा है, घंटे और मिनट की सुइयों का। तो ध्यान दो एक चीज़ यहाँ पे, एक घड़ी की घंटे और मिनट, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1:60। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे देखो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों एक दिन में कितने घंटे होते हैं 12। ठीक है ना, और एक बार बताओ, ये मान लो घड़ी है, ठीक है ना, ये जो घड़ी है कितनी बार घूम कर आएगा तो ये 1 घंटा हो जाएगा। बस एक बार यहाँ से जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितनी मतलब 1 के बाद 2 पे जाए, 12 के बाद यहाँ पे मान लो 12 है, 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया। बात समझ में आया ना। ठीक है, तो ये घंटा वाला कब 12 से डायरेक्ट 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 पे। ठीक है ना, लेकिन ये मिनट वाला क्या करता है, 12 से कहाँ पे जाएगा भाई, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा। मतलब समझ है ना, 12 से लेके अगेन 12 पे आएगा, तब जाके ये घंटा वाला 12 से 1 पे जाएगा। मतलब समझ में, अगर घंटा वाला 1 बार चलेगा तो ये मिनट वाला कितनी बार चलेगा, 12 तक पहुंचता है। तो 1:12। यहाँ पे कुछ लोग करेंगे ना, 1 घंटा में जैसे 60 मिनट होता है तो 1:60 लिख देंगे, वो नहीं। ये स्पीड की ये देखो, ये नहीं पूछ रहा कि 1 घंटे में कितने मिनट होता है, ये बोल रहा है उनकी गति का अनुपात बताओ, उनका गति क्या होता है। ठीक है ना, चलो अब ये देखो, यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटा दें तो वैल्यू 60 प्राप्त हो जाता है। मान लो कि देखो, ये क्वेश्चन में किसको किसको कन्फ्यूज़न होगा ना, वो मुझे कमेंट करके बोलना। अभी डायरेक्ट मत बोलना कि ये क्वेश्चन आपने गलत दिया, नहीं ना, एग्जैक्टली सही है। मैं आपको, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना है, समझ गए तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम है तो बताना, मैं आपको टेलीग्राम पर मैसेज करना, पर्सनली आपको समझा दूंगा फिगर के साथ। ठीक है ना, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है। मतलब x के 60% में हम 60 माइनस कर दे तो हमारा वैल्यू 60 आता है। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ये 60 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो x/60 बटा में 100 इक्वल टू 120। ये 0 0 कट गया, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये 10 इधर जाएगा तो 200। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 200। ठीक है, चलो अभी देखो, इसमें से बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। 1 मिनट, हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं ना, कुछ भी वैल्यू रख देते हैं, 2 3 4। ठीक है ना, चलो ए बी का वैल्यू क्या आ गया भाई 2, बी सी का वैल्यू 3 और ए सी का वैल्यू 4। तो अभी ये क्या बोल रहा है 2 3 4 है ना, ए सी बड़ा हो जाएगा कब, किस कंडीशन में, ए सी बड़ा होगा जब ए बी प्लस में बी सी करेंगे। तो जैसे ए सी को मान लो 4 है, ठीक है ना, अगर ए बी और प्लस में बी सी करोगे तो 2 3 जोड़ोगे तो 5, फिर भी ये 4 बड़ा नहीं हुआ, ये छोटा ही है। तो हमारा पहला तो सेटिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड देखो क्या हमारा, ए सी का स्क्वायर करेंगे और तो बड़ा हो जाएगा 16,
का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो तो बड़ा होगा। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 कितना होता है 13। एग्जैक्टली ये बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बाकी इसी तरीके से आप आगे कर सकते हो कुछ भी वैल्यू लेके, बट याद रखना कि ये वाला वैल्यू बड़ा ही रखना होगा, बिकॉज ये वाला साइड भी बड़ा है इन दोनों की अपेक्षा। ठीक है ना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन में है, तो कांग्रेस कहाँ का है? अरे मैंने तो शुरू में बता ही दिया था आपको, ये यूएसए का है। यूएसए में इसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखो 325259 ठीक है 204 है 160 है, तो बोल रहा है इसमें आगे क्या होगा? आगे क्या होगा भाई? देखो यहाँ पे आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ। 105 में कितना जोड़ा है? तो 127 आया, बताओ 105 में कितना जोड़ा है? तो 127 माइनस 105 करो तो भाई 2 कट गया 22। ठीक है ना। तो हम अगर इसमें 105 में 22 जोड़ दे तो 127 आएगा। इसमें क्या करेंगे 160 में 127 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3 और ये हमारा 3 33। बात समझ में आई? इसमें 22 33 समझ में आया। वैसे इसमें 44 ऐसे ही करके 55, इसमें 66। ठीक है ना। 11 का जो मल्टीपल है इसमें माइनस होते गया है इधर से, या फिर इधर से बोलो जोड़ते गया है। वैसे ही इसमें क्या माइनस करोगे? इसमें 22 माइनस किया था हमने तो 105 मिला, तो इसमें 11 है ना उसका मल्टीपल, तो 105 में माइनस 11 कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 94। यही आ रहा है ना? ठीक है ना, यही आ रहा है। हाँ चलो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? ए जो है बी की पुत्री है, बी जो है सी की माँ है, तो डी जो है सी का भाई है। ये बताइए डी का संबंध ए से क्या है? देखो ए जो है बी की पुत्री है। देखो एक मिनट इंग्लिश क्वेश्चन ला दो यहाँ पे। देखो ए जो है बी की पुत्री है, ठीक है ना। बी जो है क्या है पता नहीं है हमें, लेकिन ए जो है फीमेल है। फिर बोल रहा है बी जो है सी की माँ है, ठीक है। सी की भी माँ है, तो ये मदर हो गई, और सी क्या है हमें पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है ए और सी का भाई बहन होंगे या फिर बहन बहन कुछ भी हो सकते हैं, जब तक जेंडर हमें पता नहीं है। अब डी जो है सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है? डी। डी मेल है, तो बताओ यह डी का ए से क्या है? तो ये सिस्टर है, तो डी इसका भाई हो जाएगा। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो। देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जब से मैंने डी रिकॉर्डर को अनइंस्टॉल किया है, बट फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिकॉज ये जो हमारे पास जो स्क्रीन रिकॉर्डर है डी रिकॉर्डर से उतनी बेटर नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो ये बोल रहा है कि एक घड़ी में, यहाँ पे क लिखा हुआ है ये छूट गया है, एक घड़ी में केवल 3 6 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखो। देखो ये एक क्लॉक का मिरर बनाओ, कहाँ पे? दर्पण के सामने उल्टा रखो तो एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिंब में 7:50 जैसा समय दिखाई देता है, मतलब 7:50 जैसा समय दिख रहा है। इसको अगर हम मिरर में डालते हैं तो बताओ इसका वास्तविक टाइम क्या होगा? ठीक है, देखो जब भी क्लॉक के मैंने पढ़ाया था क्लॉक चैप्टर आपको, तो बताया था कि जब भी उसको मिरर करोगे तो 1 बजे से 6 बजे के बीच में अगर टाइम रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे 6:30 में घटा देंगे। अगर 7 से लेकर 1 बजे का टाइम रहेगा तो 18:30 में घटा देंगे। तो ये क्या है 7:50 जैसा दिख रहा है, तो ये 7 से 1 के बीच का टाइम है, तो इसको 18:30 में माइनस करो 7:50 को, तो आपका वैल्यू आ जाएगा क्या चीज़ 10:40। ऑप्शन नंबर डी है। ये चीज़ को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा था आपको। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है 2 3 10 19 और 66। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। देखो यहाँ पे वीडियो को रोक के सॉल्व कर लो आप लोग खुद से, बाकी मैं तो कर ही दूंगा। 2 30 1 मिनट, ये 2 के बाद क्या है भाई 30 ही है ना, 2 3 है, फिर इधर 10 है, फिर क्या है 29 है, 66 है, 2 के बाद 3 है। तो आगे पूछ रहा है क्या हुआ, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसमें कितना जोड़ा है 2 में कितना जोड़ा है भाई 1 जोड़ा तो 3 आया, 3 में कितना जोड़ा तो 7 जोड़ा, फिर 7 में कितना जोड़ा तो ये आया 19 जोड़ा, फिर 19 में कितना जोड़ा है 37 जोड़ा है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। इसमें 6 जोड़ा है, इसमें क्या जोड़ा है भाई 12 जोड़ा तो 19 आया, और 19 में हम 18 जोड़ेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। मतलब 6 दूनी 12 जोड़ा, 6 तिया 18, और 6 को इस बार 4 से मल्टीप्लाई करो तो 24, तो मतलब 37 में 24 जोड़ो, 37 में 24 जोड़ो, जो वैल्यू आता है 36 में जोड़ दो, मतलब 37 में 24 जोड़ो, जो वैल्यू आता है 66 में जोड़ो, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो जोड़ो इसको, क्या आ जाएगा 127। ठीक है, इसको जोड़ने पे तो फाइनली आंसर हमारा सी आता है। ये सब चीज़ें तो आपको खुद से करके देखनी चाहिए थी, फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो।
इस इक्वेशन को, जब एम का वैल्यू क्या है, एम का मतलब मल्टीप्लाई है, आर का मतलब माइनस है, के का मतलब प्लस है और बी का मतलब भाग है। जैसे 24, बी का मतलब क्या है भाई, भाग, भाग का वैल्यू दो 4, एम का मतलब क्या है यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई 8, के का मतलब क्या है यहाँ पे प्लस, ठीक है, और क्या है भाई 8 के बाद के है, ठीक है ना 6 है, और यहाँ पे आर है, आर का वैल्यू क्या दे रखा है हमारा, बचा कौन सा, माइनस ही बचा ना, तो आर के बाद क्या भाई 4। अब इसको सॉल्व करो, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 50। सॉल्व करके देख लो, ये 6 बार में और 48 प्लस 6 54, 54 माइनस 4 इक्वल टू 50। बोल रहा है कि एक सर्टेन लैंग्वेज में गो एंड कम को लिखा जाता है ना टा का, गो एंड कम, ठीक है ना, इसको लिखता है ना टा का, ठीक है ना। वैसे ही लिखता है देखो पा माटा को, एक मिनट, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट को लिखता है पा माटा, तो बोल रहा है कि गो को वैसे ही क्या लिखा जाएगा। देखो गो एंड कम और ब्लैक एंड वाइट में कॉमन क्या है, एंड जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर इसको लिखता है ना टा का और इसको लिखता है पा मा टा, तो दोनों में कॉमन क्या है, टी ए, इसका मतलब क्या हो गया, एंड का मतलब हो गया टा, टी ए। तो अब बचा कौन सा, ना और का, एक मिनट, अब इसमें से बचा कौन सा, ना और का, ठीक है ना, ना और का बचा। तो अब ये क्लियर नहीं है यहाँ पे कि गो का मतलब क्या हुआ, या तो आपको ना भी हो सकता है या फिर का भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, ना और का दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी देखो क्वेश्चन 23 का मतलब क्या हो जाएगा आंसर, दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं, कितने पेन ब्लू हैं, इसको मैं जूम कर देता हूँ। देखो पेन होना, नीचे वाला फिगर जो है वो ब्लू को दिखाता है, और पेन जो है ये हमारा रेक्टेंगल, एक चतुर्भुज को दिखाता है। तो मतलब इस चतुर्भुज के अंदर ये जो ये वाला पार्ट है, दोनों के अंदर जो मैच करेगा वो हमारा पेन भी होगा और ब्लू भी होगा। देखो 19 और 4 जो है दोनों के अंदर आ रहा है, इस दोनों के अंदर इंटर होना चाहिए। तो 19 और 4 जोड़ दो, जो वैल्यू आ जाएगा 23, हमारा ये ब्लू पेन है। ओके चलो, ये सब काम आपको वीडियो को रोके करना था, बिकॉज मैं इतनी देर तक वेट थोड़ी करूँगा। अब इसमें से बोल रहा है कि किस किस सिंबल को दो को हम चेंज करेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के सॉल्व करो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को अप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू 28 के बराबर आ जाएगा। कैसे भाई, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करेंगे हम, डिवाइड का चिन्ह दो, ठीक है, और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दो। अब इसको सॉल्व करो, आपका आ जाएगा, ठीक है। 3 प्लस में ये प्लस था ना 8, इसके बाद क्या था भाई, इसको सॉल्व कर लो, मैंने बताया नीचे वाला एग्जैक्टली। अभी थोड़ा स्पेस कम आ रहा है ना, इस रिकॉर्डर की वजह से साइज छोटा हो जा रहा है थोड़ा स्क्रीन का। ऑप्शन नंबर डी को अप्लाई करना, आपका श्योर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अगर किसी विशिष्ट कोड में बैड को 7 लिखते हैं, सैप को 9 लिखा जाता है, उसके कोड में बैन को क्या लिखते हैं। देखो 1-2 दिन थोड़ा मैनेज करो, फिर मैं वाइट बोर्ड लगा दे रहा हूँ, फिर आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अभी देखो बैड, BAD, जैसे 4 प्लस में 2 प्लस में 1, डी 4 नंबर पे आता है, ए जो 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, तो क्या हुआ 4 2 6 1 7, तो इसका वैल्यू 7 हो गया। लेकिन सैप को जोड़ो, सैप में S 19 पे आता है, प्लस में ए 1 नंबर पे आता है, और पी कितने पे आता है, क्यू 17 पे, तो पी कितने पे 16 पे। इसको जोड़ो तो क्या आता है हमारा 10 16, ठीक है, 6 2 प्लस 1 3, 36 आता है ना। इसको जोड़ने पे 36 आता है, लेकिन यहाँ पे 9 है, तो मतलब 36 को भी अब जोड़ दो, 6 प्लस 3 तो 9, तो हमारा सैप का वैल्यू 9 आ गया। उसी तरीके से बैन क्या होगा, बी 2 नंबर पे 1 नंबर पे और एम 14 नंबर पे, तो 15 16 17, 17 आया, लेकिन 17 ऑप्शन में नहीं, तो 17 में क्या है 1 और 7, तो 1 और 7 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 8, तो वैल्यू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। चलो अब देखो इसमें है नॉन वर्बल का, अब मज़ा आएगा। अभी देखो क्वेश्चन 20 नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या बोल रहे हैं, इसमें से डिफरेंट कौन सा है। तो कुछ वीडियो को रोक के आप सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। देखो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है डिफरेंट है, बिकॉज देखो ये सभी में आपको क्या दिखेगा, अगर एक टेढ़ा है ना तो 2 स्ट्रेट है, इसमें भी देखो, और 2 तिरछा है ना तो एक स्ट्रेट खींचा हुआ है, इसमें भी 2 तिरछा है तो एक स्ट्रेट खींचा हुआ है, बट इसमें भी वही सेम कंडीशन है। बट इसमें देखो क्या है, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ई में देखो क्या है, ये भी तिरछा है, ये भी तिरछा और ये भी तिरछा है, इसका डी नहीं है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। बिकॉज डी में तो ऑलरेडी दोनों स्ट्रेट है तो एक तिरछा है, मतलब ये सारे के सारे ना तिरछा है, मतलब ये जो ऊपर की तरफ ही है, लेकिन तिरछा के तिरछा, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। ई को छोड़कर बाकी सब में कुछ ना कुछ स्ट्रेट लाइन है। अभी देखो 27 नंबर क्या दे रहा है, अभी यहाँ पे वीडियो को रोक के 27 28 दोनों सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट दोनों के आंसर पे आता हूँ। देखो
28 नंबर में क्या बोल रहा है ना, मैं 27 का भी बता रहा हूँ आपको सोल्यूशन। लेकिन ये देखो इसका जो डार्क पार्ट है, इसका डार्क पार्ट के दोनों तरफ क्या है भाई, लाइन है। बाकी किसी में ऐसा दिखने के लिए नहीं मिलेगा, किसी डार्क के एक ही साइड में लाइन होगा, इसके साइड इधर साइड में लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के ये चीज़ कहीं आपको नहीं दिखेगा। इसके डार्क में भी देख लो, एक ही साइड में लाइन है। और इसमें क्या डिफरेंट है, देखो ये सभी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है ना, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। बट ये भाई जो है इनको चुल मच रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें डिफरेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 29 के, अगर मैं व्हाइट बोर्ड लगा रहा हूँ उसके बाद से मैं आपको शुरू से सारी क्लासेस कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी 29 और 30 में दोनों को आप वीडियो को रोके सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूँ। देखो 29 नंबर में सी डिफरेंट है, क्यों भाई, सभी के ऊपर वाले पार्ट में एंगल बना हुआ है, एंगुलर है, ठीक है ना कुछ एंगल है, बट इसका जो है स्ट्रेट लाइन है। ऑप्शन नंबर सी में यही एक जो है डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें डिफरेंस। बिकॉज देखो इसमें भी लाइन निकला है, इसमें भी लाइन लिख रहा है, तो इसको डिफरेंस नहीं बोलेंगे, कॉमन है ये दो चीज़ में। अभी इसमें क्या डिफरेंस है भाई, देखो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा डिफरेंट है, सी ही है। देखो सारी की ट्रायंगल जो है ना, त्रिभुज का जो एंगुलर मोड है ये इन दोनों के ओर जा रहा है, ठीक है ना। इसमें भी देखो इनके ओर जो है ये वाला पार्ट जा रहा है, जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन इसका जो एंगुलर मोड है इससे बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाकी सब में अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ। बाकी इस पीडीएफ को मैं दे दूंगा, और एक दो दिन मैनेज कर लो आप लोग, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड लगाते ही सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट।